हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टाउट केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, इस वीडियो में आज हम स्टेप वाइज और ओवरऑल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे और उन दोनों के बीच रिलेशनशिप को भी दिखाएंगे। तो गाइज, इन सबको जानने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चलिए यहाँ पे स्टेप वाइज और ओवरऑल कांस्टेंट के बारे में जानने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें यहाँ पे जान लेते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं बेसिक चीजें। पहले पहले बेसिक क्या होता है कि पहले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ ही स्टेबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और कुछ क्वाइट अनस्टेबल होते हैं। ठीक, जो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनको एक्वस मीडियम में डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं और अपने आयनों में डिसोसिएट होने के बाद वो मेटल आयंस और लिगेंड के रूप में अलग अलग वो हो जाते हैं। तो गाइस, आपके सामने ये कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को हम एक्वस मीडियम में डुबोते हैं, मतलब इसको अगर एक्वस मीडियम में ले जाते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जब ये अपने आयनों में टूटेंगे तो यहाँ पे Ag+ आएगा और क्या आएगा, यहाँ पे अमोनिया लिगेंड का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर हो जाएंगे और ये आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। मतलब कि अगर इनको एक्वस मीडियम में डुबोएंगे तो ये ऐसा बनेगा, फिर इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो गाइस, यहां से अगर देखेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होगा वो क्या होगी, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट सॉरी प्रोडक्ट। Ag+ होगा, यहाँ पे क्या होगा, NH3 का होल ट्वाइस, नीचे क्या होगा, Ag होगा, यहाँ पे NH3 ट्वाइस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा। तो ये जो आपके सामने K दिखाई दे रहा है, जो K की वैल्यू दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी के नाम से भी इनको जानते हैं। किस नाम जानते हैं इनको, डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे जो ये कंपाउंड है अगर डिसोसिएट होगा तभी तो ये K की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डिसोसिएशन कंपाउंड की मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, अब इसलिए घटेगी। क्यों घटेगी, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर ये डिसोसिएट इसमें नहीं होगा, मतलब कि ये अपने आयनों में ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पे कि कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये डिसोसिएट होते हैं तो मतलब कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू अगर ये घटेगी तो जो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आपके सामने ये आती है कि जो स्टेबिलिटी होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है वो इनवर्सली किसके होता है, वो इनवर्सली आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट के हो जाता है। ठीक है, अब यहां से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है अगर वो बढ़ रही है तो कॉम्प्लेक्स जो स्टेबिलिटी वो घटेगी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जो डिसोसिएशन कंपाउंड जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होगी, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये गए, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है इसमें सिंपल सी बात ये होता है, पहली बात देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि मुझे अगर हम कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे तो वहां पे एक स्टेप वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप वहां पे एक कांस्टेंट की वैल्यू निकलती जाएगी। तो उसी कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है इसमें क्या करते हैं, पहली बार जो मेटल होता है, जो मेटल के पास N+ आयंस होते हैं, N पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनको अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में डुबोते हैं और वहां से क्या करता है, लिगेंड को एब्जॉर्ब करके एक कंपाउंड मतलब एक कॉम्प्लेक्स का वहां से फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर यहां से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो अगर हम जब मेटल को सॉल्यूशन में डुबो रहे हैं वहां से लिगेंड को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने के बाद अगर वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये एक स्टेप बाय स्टेप होगी। कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। मतलब कि उसमें जितने भी लिगेंड्स होंगे वो बारी बारी से, नहीं कि एक ही साथ सब लिगेंड क्या होंगे, बारी बारी से उसमें जुड़ना स्टार्ट होंगे। तो उसे कहते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। जब उनको हम बारी बारी से जोड़ेंगे तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है और उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर सपोज करो कि मेरे पास एक मेटल है, अगर उसने एक लिगेंड से क्या किया, अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लिगेंड से मतलब कि अगर इस मेटल ने एक लिगेंड से अट्रैक्ट किया, पहले करेगा ही
क्योंकि वहां पे जो ये प्रोसेस होती है वो स्टेप वाइज ही होती है। अगर हम मेटल को सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो वहां से पहले वो एक लिगेंड को अट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद दूसरे लिगेंड को बारी बारी से अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है वो। तो पहली बार में क्या होगा, वो उसने एक लिगेंड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ से एक Ml कंपाउंड बनाएगा, मतलब Ml कॉम्प्लेक्स, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 फर्स्ट स्टेप है तो K1 लिखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से K1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी मेरे पास एक K1 की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये हुई K1 की वैल्यू, ठीक है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स Ml बन गया तो अब इसके बाद जो Ml कॉम्प्लेक्स होगा वो दूसरे वाले लिगेंड से अटैच करके अगला कंपाउंड बनाएगा। वो क्या होगा, वो भी होगा जो Ml कॉम्प्लेक्स बना है मेरे सामने, वो दूसरे वाले लिगेंड से यहाँ पे अट्रैक्ट करके वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 पे होकर के क्या बनाएगा, यहाँ से Ml2 बनाएगा। ये भी एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सेकंड स्टेप था तो यहाँ क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ द Ml2, मतलब कि प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, नीचे क्या होगा रिएक्टेंट में क्या होगा Ml, यहाँ पे L होगा। ये हो गया K2। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। कब तक चलती है, जब तक कि जो मेटल का आयंस है वो क्या हो, खत्म ना हो जाए, मतलब कि वो कंप्लीट रूप से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ना कर ले, तब तक ये प्रोसेस क्या होता है वहां पे बार बार रिपीट होती रहती है। अब इसी के आगे हम डायरेक्टली दिखा देते हैं, अगर n तक जाएगा, मतलब कि अगर मेटल के पास क्या हो, n पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पे क्या बनाएगा, m जो मेटल का जो n पॉजिटिव चार्ज होगा वो n लिगेंड से, मतलब नंबर ऑफ द लिगेंड जो होंगे वो n होंगे, उतने लिगेंड से वो अटैचमेंट करके वहां पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा Ml n-1 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा L नंबर ऑफ द nl लिगेंड वाला, मतलब nth जो लिगेंड होगा, ये कौन सा है, ये nth लिगेंड है। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा MLN हो जाएगा। तो आपके सामने ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो Kn होगा। तो सिंपल सी बात है, जो Kn की वैल्यू आएगी वो MLN आएगी, अपान में क्या हो जाएगा MLN-1 हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा। तो गाइज आपके सामने ये सब क्या दिखाई दे रहा है, ये सब क्या स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट ही है। यही यहाँ पे जो K1 K2 K3 K4 Kn तक जाएंगे, यही सब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बारी बारी दिखाई दे रहे हैं, यही आपके लिए स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इतनी बात यहाँ पे होती है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए गाइज अब हम इसके आगे बात करते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है इसमें क्या करते हैं, देखिए वहां पे पिछले में क्या कहते हैं हम, वहां पे मेटल को सॉल्यूशन में डुबोए थे, मेटल को सॉल्यूशन में डुबोए थे और लिगेंड से क्या किया था, वो अटैचमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेटल होगा मेटल आयन, उसको हम किसी भी रिएजेंट के साथ, किससे करेंगे, रिएजेंट्स के साथ अगर हम अटैचमेंट करते हैं तो वहां पे जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स को जुड़ना होगा वो सीधे सीधे एक ही स्टेप में जुड़ जाएगा, वो बारी बारी से यहाँ पे स्टेप वाइज नहीं दिखाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन, और जो इनमें कांस्टेंट की वैल्यू आती है उसे कहते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी अगर हमारे पास सपोज करो कि मेटल ने केवल एक ही लिगेंड से अटैचमेंट करना चाहा, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बीटा होता है। क्या होता है, बीटा। तो यहां से क्या बनाएगा, Ml बनाएगा, ठीक। अगर मेटल ने दो लिगेंड से एक साथ में, मतलब अगर मेटल के जिस रिएजेंट में हम डुबोए हैं उस रिएजेंट के पास अगर दो लिगेंड उपस्थित हैं तो वो दोनों लिगेंड के साथ क्या करेगा, आपस में अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट करने के बाद वो क्या होगा, वहां से दो लिगेंड का कॉम्प्लेक्स एक साथ ही बना लेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जितने लिगेंड्स थे उनको आपस में एक साथ ही जोड़ करके वहां पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक। तो अगर इसको हम अलग अलग नाम देंगे तो बीटा 1 हो जाएगा, ये बीटा 2 हो जाएगा, मतलब
बीटा वन बीटा टू क्या है, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ वन और टू का मतलब क्या है, वन और टू का मतलब है कि नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड वहाँ पे जुड़ रहे हैं। वन का मतलब एक लिगेंड अटैचमेंट हुआ, दो का मतलब वहाँ पे दो लिगेंड वहाँ पे अटैचमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पे हम गाइस अगर देखेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा वन मतलब ओवरऑल कांस्टेंट जो बीटा वन कितना होगा, यहाँ से ml होगा अपन यहाँ पे m होगा, यहाँ पे l होगा। बीटा टू के लिए क्या होगा, ml2 होगा यहाँ पे, अपन में यहाँ m होगा। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, दो है, कितना है उसके पावर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम देख लें यहाँ पे जो nth लिगेंड है, मतलब कि अगर जो लिगेंड की जो नंबर है वो कितना है, n है, n नंबर ऑफ जो लिगेंड होंगे तो उनके साथ अगर मेटल को अटैचमेंट कराएंगे तो वो क्या बनेगा, n नंबर ऑफ लिगेंड होगा। यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ लिगेंड है मेरे पास, तो जो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बीटा n होगा, और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो mln होगा। ठीक, mln होगा। अब हम यहाँ से जो बीटा n है उसकी वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, मेरे पास mln होगा अपान में यहाँ पे m, यहाँ पे l टू द पावर n हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। अब जो यहाँ पे आपके सामने बीटा वन बीटा टू बीटा n दिखाई दे रहा है, जिस आपके सामने जो बीटा की वैल्यू दिखाई दे रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को कहते हैं हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, ये आपके सामने बीटा वन बीटा टू और बीटा n दिखाई दे रहा है। इसके पहले जो स्टेप वाइज था उसमें क्या था, उसमें था मेरे पास k1 k2 और k3 कहाँ तक था, kn तक था। मतलब वहां पे k जो था वो स्टेप वाइज कांस्टेंट था, बीटा जो है वो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसके रिलेशनशिप के बारे में। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो रहा था और वहां पे कैसे भी ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग वहां पे फाइंड आउट कर लिए थे। अब हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाएंगे और उस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे आपके सामने लिखेंगे। अगर मेरे पास बीटा मतलब कि अगर मेटल ने 3 लिगेंड लिया, 3 या 4 या 5, अगर सपोज करो यहाँ पे जो मेटल्स था उसने रिएजेंट में मिक्स हुआ, जरूरी नहीं रिएजेंट है, कुछ किसी में भी वो मिक्स होकर वो 5 लिगेंड से अटैचमेंट करके वो Ml5 बनाता है। अगर वो Ml5 बनाता है, अगर इसका हम ओवरऑल कांस्टेंट देखेंगे, मतलब कि अगर ओवरऑल इक्विवेलेंट कांस्टेंट देखेंगे तो ये आएगा बीटा 5 आएगा। अगर ये बीटा 5 आएगा ओवरऑल के लिए, अब इसी के बाद अगर स्टेप वाइज देखेंगे तो ये क्या है, K1 K2 K3 K4 और K5, मतलब कि यहाँ पे 5 स्टेप में ये रिएक्शन क्या होगा, स्टेप वाइज में क्या करे, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब उसके बाद अगर हम इन सब पांचों का, अगर इन पांचों स्टेप का अगर प्रोडक्ट कर दें तो इस बीटा 5 के ये इक्वल होगा, यही है इनका रिलेशनशिप। ठीक, तो ये कैसे होगा, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल मत लीजिए, पहले इनको देख लीजिए फिर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो बीटा n होगा, मतलब अगर हम n टाइम्स चले जाएंगे तो बीटा n होगा, तो k1 कितना, k1 इंटू k2 इंटू, यहाँ पे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का जो सक्सेसिव प्रॉपर्टी होता है उसी को हम कहते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम किसी भी रिएक्शन मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम लॉगरिथम स्केल पे ही फाउंड करते हैं। तो अगर इनको हम लॉगरिथम स्केल पे फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इनमें दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे सिंपल सी बात, टेकिंग द, क्या होगा यहाँ पे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक, इसे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब इनका अगर हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लॉग बीटा एन आएगा, लॉग बीटा एन इक्वल्स टू, देखिए क्या है, यहाँ पे इनटू लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है। अगर हम हमें पता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी में अगर लॉग लेते हैं, अगर वहां मल्टीप्लिकेशन है तो वो लॉग के साथ क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग k1 प्लस लॉग k2 होगा प्लस लॉग k3 होगा, कहाँ जाएगा ये, प्लस लॉग kn तक जाएगा। ठीक, आपके सामने ये इक्वेशन बना, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अगर सिंपल वे में कहना चाहे तो यही आपके सामने है रिलेशनशिप इनका, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वही हो यही होगा। तो आपके सामने ये इतना लंबा दिखाई दे रहा है, अगर हम इस लंबे को मतलब जो इतना लंबा फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस लंबे फार्मूले को अगर शॉर्ट करना चाहें तो सिंपल तरीका है यहाँ पे, जो log बीटा एन होगा वो क्या होगा, log जो बीटा एन होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लगा वहां पे, log k1 log k2 log k3 कहा जा रहा है, log kn तक जा रहा है, और ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में क्या है, इनको हम सम किए हैं। अगर सम का जो समेशन सिंबल होता है वो लगा दें, समेशन ऑफ द log k कहाँ कर दें i तक, जो i की वैल्यू होगी वो 1 से n तक होगी। ठीक, देखिए इतना का फॉर्मूला किसमें हो गया, इतने छोटे में हो गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 होगा, ये इसी को कहते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ द बिटवीन द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहा है, एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, आपके एग्जाम में यही पूछने वाला है बिल्कुल। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।